दोस्तों, करप्शन वो मुद्दा है जिसकी वजह से 2014 से अब तक कांग्रेस सत्ता से बाहर बैठी है। और आज भी चाहे केजरीवाल की सरकार हो या डबल इंजन की, ये करप्शन भारत में रुका नहीं है। दुनिया भर में करप्शन को इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट की तरह देखा जाता है। आंकड़े उठाए जाएं तो सबसे गरीब देश वही है जहां सबसे ज्यादा करप्शन है। लेकिन चीन इस लिस्ट में अनूठा ऐसा देश है, क्योंकि चीन ने करप्शन के बावजूद इतनी ग्रोथ नहीं की है, बल्कि करप्शन की वजह से इतनी ग्रोथ की है। आज चीन ने करप्शन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया है। लेकिन कैसे? क्यों चीन का करप्शन उनके देश को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और ये कैसे काम करता है? आज इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको चीन में करप्शन का स्केल जानना हो तो ये बिल्कुल भारत जैसा ही है, और कई मामलों में तो यहाँ से भी बड़ा। अभी 2019 की बात है, जब एक पार्टी सेक्रेटरी के घर पर 13.5 टन सोना बरामद किया गया था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। चीन में 2012 से 2017 के 5 साल के बीच करीब 15 लाख लोगों का करप्शन पकड़ा गया था। यानी हर दिन करीब 700 लोगों पर करप्शन के चार्जेस लगे थे। पर चीन सभी तरह के करप्शंस को एक तरह से नहीं देखता है। चीन की नज़र में अगर कोई पुलिस वाला आपसे रिश्वत लेकर आपको छोड़ देता है तो उसे करप्शन कहा जाता है, और इसके लिए उस ऑफिसर को सजा भी मिलती है। लेकिन चीन में एक दूसरी तरह का करप्शन भी है। लेकिन इसे समझने से पहले ये देख लेते हैं कि चीन में एक्चुअली सिस्टम चलता कैसे है। चीन में शी जिनपिंग के बाद हायरार्की में सबसे ऊपर उन्हीं की पार्टी के एलीट मेंबर्स हैं। इन मेंबर्स को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से पार्टी अलग अलग तरह के पद देती है। इनकी पूरी पॉलिटिकल सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि ये पार्टी और देश के लिए कितना अच्छा काम करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर करप्शन होने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इन एलिट्स के नीचे आते हैं सिविल सर्वेंट्स और बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो जानते हैं कि उन्हें एक सैलरी पर ही रहना है और वो कभी टॉप पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तबके में करप्शन की प्रॉब्लम ज्यादा है। हमारे देश में भी यही सरकारी बाबू या पुलिस कांस्टेबल सबसे ज्यादा रिश्वत खाते हैं। इसका एक रास्ता तो ये है कि अपने एम्प्लॉयज को इतनी ज्यादा सैलरी दे दी जाए कि उन्हें कभी रिश्वत ना लेनी पड़े। जिन देशों में सबसे कम करप्शन है, वहां पर ज्यादातर यही देखा गया है कि लोगों की सैलरीज इतनी ज्यादा है कि किसी को एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन चीन में करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ की पर कैपिटा इनकम अभी भी डेवलप्ड देशों से काफी कम है। चीन में एक एवरेज गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मंथली सैलरी 6,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक है। चीन में क्योंकि ज्यादातर बिजनेसेस को सरकार ही कंट्रोल करती है, तो चीन में इस वक्त 5 करोड़ से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। वो भी तब जब हम इस लिस्ट में अभी मिलिट्री को नहीं जोड़ रहे हैं। चीन जैसे विशाल देश में अगर करप्शन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स भी बन जाएं, तब भी यहाँ पर करप्शन को रोक पाना मुश्किल है, जिस वजह से यहाँ पर एक दूसरी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। चाइनीज एलीट्स बड़े बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैंडल करते हैं, जिनका प्रमोशन डिपार्टमेंट की अच्छी परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। इसीलिए लोग सिविल सर्वेंट्स और बाकी एम्प्लॉयज को एक ऑफर देते हैं। ये कोई रिटर्न ऑफर नहीं है, और ये समझने में बिल्कुल सिंपल है। इन एलीट्स के पास हर तरह की पावर होती है। साथ ही इन्हें अपने डिपार्टमेंट के फंड का कुछ हिस्सा डिपार्टमेंट के लिए खर्च करने की छूट होती है। तो ऑफर ये है कि अगर डिपार्टमेंट अच्छा काम करेगा, फिर चाहे वो कैसे भी करे, तो उस डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ये बेनिफिट्स कुछ भी हो सकते हैं। गोल्फ क्लब की मेंबरशिप, बढ़िया रेस्टोरेंट में डिनर, बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड, या पर एक नया घर भी। छोटे छोटे खर्चे जैसे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल और छुट्टियां मनाने के लिए एक्स्ट्रा बोनस, ये सब भी इन्हीं बेनिफिट्स में दिए जाते हैं। इन सब बेनिफिट्स के चलते एक एवरेज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की लाइफस्टाइल का 24% खर्च उसकी सैलरी से आता है, और बाकी का हिस्सा इन बेनिफिट से। इसके साथ ही चाइनीज सरकार अपने आने वाले बिजनेस को भी खुली छूट देती है। अगर एप्पल यहाँ रहकर वर्कर्स से 16 घंटे भी काम करवाना चाह रहा है, तो कोई परेशानी नहीं है। उसे बस चीनी सरकार के किसी डिपार्टमेंट को रिश्वत खिलानी है, और फिर उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस तरह का करप्शन चीन में हर जगह है। एक जमीन लेने के लिए अगर वहां आपको 20 अलग अलग फॉर्म नहीं भरने में कोई परेशानी नहीं है, तो रिश्वत देकर काम चल जाएगा, और फिर इसी रिश्वत से बाकी लोगों को खुश रखा जाता है। ये सभी अनऑफिशियल बेनिफिट्स हैं, जिन्हें किसी रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता, और ना ही इनका कोई हिसाब रखा जाता है। अब आपको ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी कि ये लोग अगर रिश्वत लेते हैं तो उन्हें एम्प्लॉयज में बांट क्यों देते हैं, खुद सब कुछ अपने लिए क्यों नहीं रख लेते? इस सवाल का जवाब चीन के पॉलिटिकल सिस्टम में जुड़ा है। भारत जैसे देश में अगर आपको पावर चाहिए तो उसके दो रास्ते हैं।
आप या तो राजनीति में चले जाइए या खूब सारा पैसा कमा लीजिए। लेकिन चीन ऐसा नहीं है। चीन में जितने भी अरबपति हैं वो सब सरकार के नीचे रहते हैं और कोई भी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां पर असली पावर पैसा नहीं है बल्कि पॉलिटिकल पोजीशन है। चीन के एलिट्स को ये पैसा नहीं चाहिए, उन्हें पॉलिटिकल पावर चाहिए। और फिर चाहे उनकी जेबें खाली क्यों ना हो, वो आराम से गोल्फ खेलते हुए बाकी सिटीजन्स की जिंदगियों का कंट्रोल हमेशा के लिए अपने हाथों में रखेंगे। चीन में कंपनीज और इन एलिट्स के बीच इतनी अच्छी दोस्ती है कि चीन की एक प्रोविंस ने लीव बिजनेसेस अलोन डेज नाम का एक नया सिस्टम तक बना दिया है, जिसमें वो महीने के कुछ ऐसे दिन मार्क कर देते हैं जिस दिन वो उन कंपनीज के यहाँ इंस्पेक्शंस के लिए नहीं जाएंगे। यानी सीधा सीधा कहा जाए कि अपना जो भी इलीगल काम है वो महीने के इन दिनों में कर लीजिए, अब बदले में हमें हमारा कट भेज देना है। और यही है चाइनीज एफिशिएंसी जिसकी हम बात करते हैं। चीन असल मायनों में दुनिया को दिखा रहा है कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है। पर अगर कभी भारत के प्रधानमंत्री आप बन जाएं, तो प्लीज इस सिस्टम को यहाँ मत लॉन्च कीजिएगा। ये सिस्टम चीन के लिए इसलिए काम करता है क्योंकि वहाँ की सरकार अपने देश के लोगों को कंट्रोल करना और उनकी जासूसी करना जानती है, जिस वजह से अगर उन्हें कभी लगता है कि कोई आदमी हाथ से फिसलता जा रहा है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी कर दी जाती है। लेकिन भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में करना मुश्किल है। ये सिस्टम चीन में इसलिए काम करता है क्योंकि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खामी ही ये है कि अगर कल चीन में कोई क्रांति उठती है और कम्युनिस्ट चाइना की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है तो ये सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा और देश इस लेवल के करप्शन के बोझ तले दब जाएगा। साथ ही इस तरह की करप्शन में कोई भी अपना पैसा देश से बाहर नहीं ले जा रहा है और पैसा जिस भी फॉर्म में हो सरकार के ही काम आ रहा है, जो कि इसे चीन के केस में उतना खतरनाक नहीं बनाता है। पर आपको क्या लगता है, क्या ये सिस्टम हमेशा चल पाएगा या आपको भी कुछ कमियां नजर आ रही हैं इसमें? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।